गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एलबीएस गनोरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था और प्राचीन शिक्षा की अवधारणा और उसकी विशेषताओं के बारे में हम बात कर रहे थे। फर्स्ट इकाई का फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमने प्रारंभ किया है, समकालीन भारत और शिक्षा, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। उसमें हमने बात किया था प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषताएं। प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा एवं विशेषताएं तो प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा के बारे में बात किया था। तो उसके प्रस्तावना और उसका जो अर्थ है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम शिक्षा की विभिन्न विद्वानों, विभिन्न दार्शनिकों, विभिन्न जो शिक्षाविद हुए उनके अनुसार सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। उन्होंने शिक्षा को अलग अलग संदर्भों में समझने का प्रयास किया। तो किस विद्वान ने, किस लेखक ने क्या परिभाषा दी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है शिक्षा की परिभाषा। आज हम बात करेंगे शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा की प्रकृति, उसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के कार्य, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन। तो सबसे पहले परिभाषाओं की बात करते हैं। तो परिभाषा एक तरीके से जितने भी विद्वान होते हैं किसी भी चीज को हो, चाहे शिक्षा हो या किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर फील्ड होता है, तो उसका जितने विद्वान, जितने लेखक होते हैं उसकी उतनी ही परिभाषा होती है। क्योंकि जितने भी व्यक्ति होते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वो अपने अपने नजरिए के माध्यम से उसको डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा शिक्षा की परिभाषा अलग अलग कर दी है। कौन कौन से विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दी उसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं। शिक्षा का अर्थ को स्पष्ट करने के बाद यह आवश्यक हो जाता है कि विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषाओं पर विचार किया जाए। अतः विभिन्न दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षाविदों के शिक्षा संबंधी विचारों को निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला, आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से। अब शिक्षा की परिभाषा की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर 1 पहला जो है वो आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से। आध्यात्मिकता के विकास की दृष्टि से, इसमें नंबर 1 है विष्णु पुराण के शब्द में, दूसरा विवेकानंद की। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण के अनुसार क्या है? विद्या वही जो मुक्ति दिलाए। विष्णु पुराण के अनुसार सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए, सा विद्या या विमुक्ति। दूसरी हम बात करें विवेकानंद के अनुसार, यहां लिख रहा हूं मैं, विवेकानंद के अनुसार, विवेकानंद के अनुसार अगर हम बात करें तो
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह हो गया हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिक्षा की परिभाषा, उसे हम बात करेंगे। तो विष्णु पुराण क्या कहता है? विद्या वही है जो मुक्ति दिलाए, यानी कि शिक्षा का अर्जन करना जो हमें मुक्ति दिलाए, मोक्ष प्राप्ति। व्यक्ति के जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो विष्णु पुराण में ये बताया गया है कि विद्या वही है, शिक्षा वही है जो मुक्ति की ओर अग्रसर हो, मुक्ति दिलाए हमें। मुक्ति कौन सी? ये जन्म और मरण के जो बंधन है, उस बंधन से मुक्ति दिलाए। ऐसा कहा गया है विष्णु पुराण के अनुसार कि व्यक्ति का जन्म जो होता है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेने के पश्चात एक मनुष्य का अवतार मिलता है। मनुष्य जीव के रूप में, मनुष्य के रूप में हम लेते हैं। तो 84 लाख योनियां, उसमें भी मनुष्य जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। 84 लाख प्राणी है, उसमें से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मनुष्य की इतनी समझ होती है कि वो अपने कर्मों के माध्यम से धर्म, कर्म, क्या कहते हैं, 3 दृष्टिकोण है। मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से किसी का अहित नहीं हो, सबका कल्याण हो, ऐसे भावना रखते हैं। तो वहां पर वो दृष्टिकोण जो है वो मुक्ति की ओर अग्रसर करने के लिए हम प्रेरित करता है। तो मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन और कर्म से कभी किसी का अहित नहीं करे, सभी का हित करे और मुक्ति दिलाने में अपना संकल्प प्रेरित करे। तो ये जो विष्णु पुराण के अनुसार शिक्षा की परिभाषा दी कि सा विद्या या विमुक्ति, यानी कि विद्या वही है जो मुक्ति की ओर ले जाए। दूसरा, बहुत अच्छे दार्शनिक विद्वान हो गए विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। कोई भी अनभिज्ञ नहीं है स्वामी विवेकानंद के परिचित से, किसी परिचय का मोहताज नहीं है स्वामी विवेकानंद। इनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। ये प्रकांड पंडित और बहुत ज्ञानी व्यक्तित्व थे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य, ज्ञान जितना भी है वो मनुष्य के अंदर समाहित है, मनुष्य के अंदर ही है, लेकिन आवश्यकता है उसको योग, ध्यान, जप, तप के माध्यम से उजागर करने की। मनुष्य को अपने शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों को संयमित करके उसकी अंतर्निहित पूर्णता है, उस पूर्णता को अभिव्यक्त करना, उजागर करना ही शिक्षा है। शिक्षा कहीं बाहर से नहीं, कोई आपको शिक्षित नहीं कर सकता। स्वयं सिद्ध बने, स्वयं आत्मदीपो हो। भगवान बुद्ध ने कहा है आत्मदीपो हो, यानी कि स्वयं प्रेरित हो, अपना प्रकाश स्वयं बनिए, अपने उजाला स्वयं बनिए, अपने शिक्षक स्वयं बनिए। यानी कि स्वाध्याय जो होता है वो व्यक्ति को चरम सीमा पर ले जाता है, शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए स्वाध्याय है वो हमें आगे बढ़ाने में प्रेरित करता है। तो इसलिए विवेकानंद ने कहा है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, यानी कि उसके अंदर से छिपी जो शक्तियां हैं उस शक्तियों को उजागर करना, एक्सपोज करना ही शिक्षा है। और शिक्षा के उद्देश्यों के माध्यम से स्वामी विवेकानंद ने ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया है। मनुष्य अपने ज्ञान, व्यवहार, रुचियां, आदत के अनुसार सभी समाज के सभी जनों को प्रभावित करता है। तो उसमें शिक्षा की सबसे महत्वपूर्णता साबित होती है। ये जो विष्णु पुराण और विवेकानंद है उनके जो परिभाषा दी है उस परिभाषा के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो प्रस्तुत होता ही है, साथ ही साथ एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी प्रस्फुटित होता है। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम तात्पर्य ये है कि ये जो है वो हमारे अंतर्निहित, क्योंकि विष्णु पुराण एक धर्म ग्रंथ है और स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक पुरुष है और पुरुषों के माध्यम से उन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो उस परिभाषा को हम इस तरीके से समझ सकते हैं एक लाइन में कि मनुष्य के अंदर छिपी हुई जितनी भी शक्तियां हैं
अपने ध्यान तप योग के माध्यम से उसको उजागर करना ही शिक्षा है। आगे हम बात करते हैं जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। यह तो हो गया आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। आप इसको राइट डाउन कर दीजिए। दूसरा है, यही लिख देता हूं, नंबर 2, जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से, शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से। अब जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से विद्वान फ्रॉबेल हुए हैं। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा एक प्रक्रिया है, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। शिक्षा वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। अब जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से हम शिक्षा के विवरण में हैं तो फ्रॉबेल महोदय बताते हैं कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। एग्जाम्पल के लिए इसको समझिए। बालक जब विद्यालय जाता है, समाज में जाता है, तो उसके परिवार की जो पृष्ठभूमि रही होगी, चाहे आर्थिक गतिविधि हो, सामाजिक गतिविधि हो या सांस्कृतिक गतिविधि हो, जिससे वो एक्टिविटी करता है उससे कहीं ना कहीं उसका फैमिली बैकग्राउंड नजर आ जाता है। उसकी जन्मजात शक्तियां जो होती, जन्मजात रुचियां होती, जन्मजात जो आदतें होती हैं, वह कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाती है। ये फ्रॉबेल महोदय का मानना है। अब आपके परिवार में जो संस्कार दिए जाते हैं, वो विद्यालय हो, समाज हो, राष्ट्र हो, कहीं पर भी जाए, वो इर्द गिर्द आपके वो जो संस्कार जन्मजात से जुड़े हुए होते हैं, अपने पेरेंट्स द्वारा दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सच बोलना, कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, उस झगड़े करना, प्रेम से रहना, ये परिवार के जो जन्मजात गुण होते हैं, जन्म से ही उसको मिलते हैं। और कई बार मैंने बताया था कल, गर्भस्थ शिशु में गर्भावस्था के दौरान ही शिक्षा और संस्कार जो विकास होता है, वो विकास बाल्यावस्था विकास में मैंने बताया था कल आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि गर्भस्थ शिशु यानी कि माँ के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, उस समय उसका विकास किस तरीके से होता है, उसके संस्कार, उसके सोचने का तरीका, वो गर्भावस्था से पूर्ण और परिपक्वता तक चलता रहता है। ये चीजें होती हैं। तो शिक्षा जो होती है वो एक तरीके से बहुत वैसे तो माना तो बहुत सरल, लेकिन इसको समझने के लिए जटिलता नहीं, सरलता से समझना चाहिए कि हमें ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम शिक्षित हो सके और समाज के एक राष्ट्र निर्माण के रूप में एक अपने आप को सही साबित कर सके। तो यहाँ फ्रॉबेल महोदय बताते हैं कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यानी कि जन्म से छिपी हुई। जैसे कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ अपने आप की, लेकिन मैं बताता हूँ मैं एक शिक्षाविद हूँ, तो मेरे परिवार में, मेरे जन्म के आसपास मेरे परिवार में ऐसा संस्कार, ऐसा माहौल रहा होगा कि वहां पर शिक्षित व्यक्ति रहे होंगे। मेरे पापा, मम्मी, भाई, बहन, समाज के आज इर्द गिर्द शिक्षित व्यक्ति होंगे, तो वहां के जो लोग होते हैं वो शिक्षित बनेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन का बच्चा जो होता है वो मैक्सिमम 100 में से ऐसे रियल 10 केस होंगे जो वो बिजनेस
कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं, किसी और फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। एक्टर का बेटा मैक्सिमम एक्टर बनते हैं। ऐसा रियल केस में होता है 10% 100 में से कि वो अपना करियर किसी और दिशा में बनाते हैं। तो ये जन्मजात शक्तियों का विकास है, जन्मजात शक्तियों की देन है। जन्मजात व्यक्ति का जो मिलता है तो वो अपने करियर, अपनी दिशा, अपने पहचान, अपनी कार्य को उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करता है। शिक्षक का बेटा शिक्षक बनता है, चिकित्सक का बेटा चिकित्सक बनता है, डॉक्टर वगैरह। तो जो हम अपने बैकग्राउंड से जुड़े होते हैं, जन्म के समय हमारे जो परिवरिश होती है, हमारे संस्कार से प्रफुटित होते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम उसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अमूमन आप देखेंगे किसान का बेटा ज्यादातर किसान बनते हैं, लेकिन किसान का बेटा अगर किसान तो पापा है तो उसके पापा ये सोचते कि नहीं मेरा बेटा पढ़ लिख के कुछ आगे बढ़े, तो वो एक ऐसा उचित माहौल तैयार कर रहे हैं उस बेटे के लिए कि मैं किसान हूँ। या कोई मजदूर ये सोचता है कि मुझे अपने बेटे को पढ़ लिख के आगे कुछ बढ़ाना हो, शिक्षित बने, तो वो पेरेंट्स जो होते हैं वो ऐसा वातावरण, ऐसा माहौल तैयार करते हैं कि हमने जो कर्म किए हैं, हमने जो मजदूरी की है, वो हमारे पुत्र या हमारी पुत्री को नहीं करने पड़े। तो पढ़ाई के लिए या करियर की किसी दिशा के लिए उस बच्चे के लिए माहौल तैयार करते हैं ताकि बच्चा उस माहौल, उस वातावरण में पढ़ लिख कर आगे कुछ अपना करियर की दिशा दे सके। तो ये जन्मजात शक्तियों का कारण है। इसीलिए फ्रोबेल ने बताया कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपने जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। आया समझ में? दूसरे विद्वान हुए हैं हमारे फ्रोबेल के अनुसार ये जन्मजात शक्तियों का ये हो गया। आगे हम बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति। हमने पढ़ा परिभाषा में आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से विष्णु पुराण विद्या वही है जो मुक्ति की ओर दिलाए। विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की आंतरिक पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से हमने एक विद्वान हुए फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रकृति की। शिक्षा की प्रकृति, नेचर ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति। तो शिक्षा की प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के बारे में विचार किया जाए तो यह मनुष्य के विकास की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शिक्षा के द्वारा ही इच्छा शक्ति की धारा पर सार्थक नियंत्रण स्थापित हो सकता है। अतः शिक्षा को शब्द संग्रह अथवा शब्द समूह के रूप में न देखकर विभिन्न शक्तियों के विकास के रूप में देखा जाना चाहिए। शिक्षा से ही व्यक्ति का सही रूप से चिंतन करना सीखता है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति चिंतन करना, मनन करना और अपने आप को उजागर करने का प्रयास करता है। किसी व्यक्ति से उसके चेहरे की आभा से, उसके व्यक्तित्व से पता चलता है कि यह व्यक्ति शिक्षित है। जैसे ही वो अपना बोलना शुरू करता है तो उससे पता चलता है कि इसकी बोलचाल, उसके रहन सहन, उसके उठने बैठने, खाने पीने, सभी प्रकार के तौर तरीकों से व्यक्ति का अनुमान लगाया जा सकता है कि यह शिक्षित है। तो शिक्षा एक प्रकृति के अंतर्गत आता है कि उसकी व्यक्ति की प्रकृति कैसी है, उसका स्वभाव, उसका नेचर, उससे पता चलता है कि यह व्यक्ति शिक्षित है। तो शिक्षक जो है वो व्यक्ति का सही रूप से चिंतन करने का माध्यम है। तथ्यों के संग्रह मात्र का नाम शिक्षा नहीं है। सिर्फ फैक्चुअल चीजें याद करने से हम किसी व्यक्ति को शिक्षित नहीं कर सकते। शिक्षा या ज्ञान जितना भी होता है उसको व्यक्ति अपने व्यवहार में कितना लाता है, ग्रहण कितना करता है, उस ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के माध्यम से उसको शिक्षित कहा जा सकता है। इसका सार तो मन में एकाग्रता के रूप में प्रकट होना चाहिए। शिक्षा व्यक्तियों का निर्माण करती है, चरित्र को उत्कृष्ट बनाती है और व्यक्ति को संस्कारित करती है, मनुष्य को मनुष्य बनाती है। वही सही अर्थ में शिक्षा है। शिक्षा स्वयं को पहचानने की एवं अपनी शक्तियों को पहचानने की क्षमता का विकास करती है। शिक्षा एक साधन है जो व्यक्ति के आंतरिक गुणों को प्रकट करती है, उसमें जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको विकसित करती है। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के भौतिक, शारीरिक, संवेदनात्मक, बौद्धिक एवं आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है।
अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर होता है। यानी शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है, काम करने का तरीका होता है, बोलचाल का तरीका होता है, समाज में उसका व्यवहार होता है, वो सबसे बेहतरीन होता है। शिक्षा के मूल्यों के माध्यम से हम व्यक्ति का व्यक्तित्व निखारता है। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिक्षा बालक के भौतिक, शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, आंतरिक ज्ञान को बाहर लाने में योग देने वाली एक क्रिया है। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा ऐसा परिवर्तन लाती है जिससे वह निरंतर उत्कृष्टता की ओर अग्रसर हो सकता है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। व्यक्ति जीवन के सभी आयामों में कुछ न कुछ सीखता रहता है। उसमें सीखने की ललक और जिज्ञासा होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, जिसके माध्यम से वो शिक्षित बनता है, साथ में नए नए प्रयोग करता है। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 के थ्रू जितने भी शिक्षित व्यक्ति हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो वृद्ध हो, आप स्वयं की बात कर रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति जो ये वीडियो देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूं, इन विगत 7-8 महीनों में आपने कुछ न कुछ सृजनात्मकता का उपयोग अपने जीवन में किया होगा, क्योंकि घर पे बैठे हो, कुछ न कुछ नया सीखने का प्रयास किया होगा। अगर आप एक फूड मेकर हैं, खाना बनाने में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो जरूर आपने कुछ नई रेसिपी तैयार करने में, रेसिपी कोई बनाने में प्रयास किया होगा। अगर आप स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, पढ़ाई करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, तो पाठ्यक्रम की पुस्तकों के अलावा भी अगर आप प्रेरक पुस्तकें पढ़ते हैं तो जरूर आपने किसी नवीन पुस्तक का धारण किया होगा, नई पुस्तक को खरीदा होगा और नई पुस्तक को पढ़ा होगा। अगर आप YouTube चैनल सब्सक्राइबर हैं तो आपने हो सकता है कि आपने खुद का YouTube बनाया होगा, मोटिवेशन वीडियो अपलोड किए होंगे। ऐसे बहुत सारा टेक्निक्स है। वीडियो गेम खेलते हैं तो नए नए वीडियो गेम देखे होंगे आपने, कुछ नया जरूर देखा होगा। ये शिक्षित व्यक्ति का काम है। शिक्षित व्यक्ति हमेशा सृजनात्मकता होता है मैक्सिमम समय, और वो अपने आप को अपने समाज में, अपने परिवार में अलग ही अपनी अनोखी पहचान रखता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन में कुछ न कुछ नया सीखता रहता है। शिक्षा सीखना नहीं, वरन मस्तिष्क की शक्ति को अभ्यास और विकास से बालक साधारण बोलचाल में शिक्षा का अर्थ विद्यालय शिक्षा से लिया जाता है। बालक के भावी जीवन की तैयारी और क्षमतापूर्ण दायित्व को निभाने की क्षमता प्रदान करना शिक्षा का उद्देश्य समझा जाता है। किंतु शिक्षा शास्त्री ऐसा नहीं मानते कि शिक्षा की प्रकृति के संबंध में उनके विचार निम्नलिखित हैं। अब जितने विद्वान हुए हैं उसमें कौन कौन से विद्वानों के अगर प्रकृति की बात करते हैं हम, तो पहले विद्वान हुए हैं हमारे प्लेटो। शिक्षा की प्रकृति की हम बात करें तो सबसे पहले हुए हैं प्लेटो। अब प्लेटो के अनुसार शिक्षा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, शिक्षा से अभिप्राय, या आप लिखते जाइएगा, शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से मेरा अभिप्राय, यानी कि प्लेटो का अभिप्राय, मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है, उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। डेफिनेशन को आप लिखिए। प्लेटो ने क्या बताते हैं, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास करता है। मैंने बताया था कि जन्मजात शक्ति पेरेंट्स को द्वारा दी जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं बालक जो होता है उस ट्रेनिंग के माध्यम से अच्छी आदतों, रुचियों के द्वारा बालक में नैतिकता का विकास होता है। नियति क्या है, पॉलिसी क्या है, व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने की उसकी
क्रिएटिविटी क्या है उसके बारे में व्यक्ति सोचता है, ये प्लेटो के अनुसार। दूसरे विद्वान हो गए अरस्तु के शब्दों में। अरस्तु के अनुसार नंबर 2, इसको भी लिखिए। अरस्तु के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। देखना अब इसमें आपका आएगा बुद्धि, उसमें व्यक्तित्व भी आएगा। तो आप देखेंगे कि शिक्षित व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो एक तरीके से ऊर्जावान होता है, उसके चेहरे से ऊर्जा टपकती है। यानी कि इसीलिए प्लेटो और अरस्तु ने बताया कि शिक्षा स्वस्थ शरीर, शिक्षा ग्रहण करके लिए हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि स्वस्थ शरीर होगा तो उसका मस्तिष्क स्वच्छ होगा, साफ सुथरा होगा, और साफ सुथरे शरीर में ही स्वास्थ्य, आपकी पोशाक अच्छी होनी चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए, कपड़े हैं तो प्रेस किए हुए व्यवस्थित दिखनी चाहिए। आप शिक्षित व्यक्ति, लाखों में शिक्षित व्यक्ति पहचान में आ जाता है। अगर उसके कपड़े नहीं है, खराब है, मैले हैं, मटमैले हैं, फटे हैं किन्हीं अपरिहार्य कारणों की वजह से, फिर भी उसके व्यवहार के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति शिक्षित है। और मैंने बताया आपको कि शिक्षित व्यक्ति की कोई अलग से परिभाषा नहीं होती, कोई अलग से उसका नहीं होता। व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत जो सीखता है किसी भी व्यक्ति से या किन किताबों से या कहीं से भी, वही शिक्षित है, वही शिक्षक का अभिप्राय है। ये मैंने बताया था आपको, कोई जरूरी नहीं होता है कि किसी विद्यालय या किसी संस्थान या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ लिख कर ही व्यक्ति शिक्षित बने, ऐसा जरूरी नहीं होता है। व्यक्ति अपने अभ्यास, हम प्राचीन भारतीय शिक्षा की बात करें तो एकलव्य के पास कोई शिक्षक नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य को जब उसने शिक्षा, अपने गुरु कहा कि आप मेरे गुरु बने, तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं भील बालकों को शिक्षा नहीं देता। तब उन्होंने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई और उनको अपना एक प्रतीकात्मक रूप में, प्रतिबिंब के रूप में उनकी स्पर्श करके, उनका नमन करके, उनका स्मरण करके अभ्यास किया, और वो विश्व के महान धनुर्धारी बने थे। लेकिन उस समय भी उनको पता था कि अर्जुन से भी आगे निकल जाएगा ये। इस वजह से उन्होंने अपना अंगूठा जो था एकलव्य का, वो अंगूठा उनसे कहा कि बेटा तुम मुझे गुरु माना है तो तुम मेरी दक्षिणा दो। तो उन्होंने कहा कि गुरुवर आप आदेश कीजिए, क्या चाहते हैं? तो उसने कहा कि आप मुझे अपना अंगूठा दे दो, जिससे वो अपना तुरंत बाण नहीं लगा सके और अर्जुन से श्रेष्ठ योद्धा नहीं बन सके। ये महाभारत कालीन शिक्षा पद्धति। तो शिक्षा व्यक्ति के जीवन में एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। इस तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अगले विधान हो गए कांट के अनुसार। कांट ने क्या बताया है? नंबर 3, कांट बताते हैं शिक्षा व्यक्ति को उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। कांट के अनुसार, कांट मुझे बताते हैं शिक्षा व्यक्ति उस पूर्णता का विकास है, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, जिस पर वह पहुंच सकता है। देखो, शिक्षा के माध्यम से, जैसे कि आपको आईएएस बनना है, आपको एक शिक्षक बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको मैकेनिकल साइंस बनना है, जो भी बनना है, शिक्षा ही पहला सोपान होगा। गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय के जितने भी विद्यार्थी हैं,
उनके पूर्व वाइस चांसलर रहे प्रोफेसर कैलाश सोडानी, उन्होंने कहा था, और हमारे महान दार्शनिक हुए हैं, महान व्यक्तित्व हुए हैं नेल्सन मंडेला, अगर आप दुनिया में कोई परिवर्तन चाहते हैं तो शिक्षा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। और हमारे प्रोफेसर कैलाश सोडानी में उन्होंने भी कहा है कि शिक्षा ही एक विकल्प है जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। तो शिक्षा के माध्यम से आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यही कांट मौर्य बताते हैं, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है, यानी कि व्यक्ति को जहां पहुंचना होता है। मैं ये नहीं बता रहा कि पढ़ लिख के कोई अच्छा ऑफिशियल वर्क करे, ये हमारे खेल में भी हो सकता है, ये हमारे अभिनय में भी हो सकता है। वो सीखना एक तरीके से प्रशिक्षण है। एक्टिंग करता कोई बच्चा रेसलर बनता है, कोई दौड़ में आगे जाता है, कोई क्रिकेटर बनता है, कोई टेनिस खेलता है। करियर जो है तो वो कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन शिक्षा के माध्यम से वह, यानी कि सीखने के माध्यम से वो आगे जहां तक पहुंचना चाहता है, बताया ना यहाँ, शिक्षा व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है, उस पिक का डेवलपमेंट है जिस पर वह पहुंच सकता है, यानी कि जहां पर वह पहुंचना चाहता है वहां पर पहुंच सकता है। अगले विद्वान हुए हैं सुकरात के शब्दों में। ये प्लेटो, अरस्तु, कांट हो गया। उसके बाद जो पढ़ते शिक्षा की प्रकृति में सुकरात, आप इसको लिखते भी जाइएगा और समझते भी जाइए। लास्ट पढ़ेंगे हम सुकरात के अनुसार। सुकरात के शब्दों में बात करें हम तो शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में, शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों का प्रकाश में लाना है। इसको समझते हैं। शिक्षा से तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकाश में लाना है। अब सुकरात क्या कहता है कि इसका तात्पर्य व्यक्ति के मस्तिष्क में, हमारे माइंड में संसार, ऑल द वर्ल्ड, उसके सर्वमान्य विचारों का प्रकाश में लाना है। जितने भी विचार होते हैं, विचार शक्ति होती है, उसको किस में लाना है? प्रकाशित करने से। अपने विचारों को प्रकाशित करने का अर्थ ये है उसको व्यवहार में लाना, व्यवहार में लाने की प्रक्रिया से। यानी कि शिक्षा की प्रकृति में सुकरात महोदय वो बताते हैं कि शिक्षा जितनी भी होती है, कुछ भी हो, उसको संसार में, विश्व में, अपने समाज में जो भी विचार शक्ति होती है उसको प्रकाशित करना, उसको व्यवहार में लाने की एक प्रक्रिया है। और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को उत्कृष्ट बना सकता है। आगे और भी है प्रकृति में, वो अगली क्लास में बात करेंगे। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गुरुद्वारा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।